नमस्कार दोस्तों जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहे हैं जियोपॉलिटिक्स में, ऐसा लग रहा है कि पिछले कई महीनों से लगातार जो टेंशन बना हुआ था, जैसे पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ये तो आप सब जानते ही हैं। ये पूरा का पूरा टेंशन अब आपको और वेस्टर्न साइड में देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ रेड सी की, और यहाँ पर जो बाब एल मांदेब स्ट्रेट है यहाँ पर। क्योंकि हुआ क्या है कि कल भारत के एक वेसल को, जी हाँ, इंडियन फ्लैग्ड वेसल को डुबा दिया गया अटैक करके। ये आप देख सकते हो खबर, इंडियन शिप सिंक्स इन येमेनी वाटर्स आफ्टर प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक। इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये कितना मायने रखता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसमें टोटल 14 सेलर्स थे, जिसमें से 13 इंडियंस थे, सभी को बचा लिया गया है। लेकिन ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जो चीजें हो रही हैं, और रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि सऊदी अरब ने भी 14 देशों के साथ मिलकर एक पूरा अलायंस क्रिएट किया है, ताकि यहाँ पर जो नेविगेशन है उसको स्मूथ रखा जाए। तो ये सब कुछ चल क्या रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से स्टडी आईक्यू पर हमारा जो नया बैच है यूपीएससी 2027 के लिए, इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसमें बैच चाहते हो तो आज ही कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर डायरेक्टली लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और इस बैच के अंदर आपको मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत का एक कार्गो वेसल है, मतलब उसमें जो गुड्स वगैरह हैं वो जा रहे थे, तो वो आपका डुबा दिया गया अटैक करके। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, ये बेसिकली अगर आप देखोगे जिस प्रकार से वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो जियो और सिक्योरिटी क्राइसिस बनकर सामने आ रही है, इसकी वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है, स्पेशली कमर्शियल शिपिंग लेन्स के लिए। क्योंकि आप समझो, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट है वो तो होता ही था, इसको लेकर क्रूड ऑयल वगैरह में खलबली मची हुई थी। लेकिन अगर यहां पर टेंशन और ज्यादा बढ़ती गई तो ये मामला और ज्यादा ब्रॉडन हो जाएगा। मतलब इसकी वजह से आप समझिए कि टेंशन और काफी ज्यादा क्रिएट हो सकती है इन कंपैरिजन टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, इंसिडेंट के बारे में आपको बताता हूं। जो शिप है इसका नाम है MSV फेज नूरी ओलिया। बेसिकली ये इंडियन फ्लैग्ड शिप है। अब इसका मतलब समझिए, इंडियन फ्लैग्ड शिप का मतलब ये होता है कि ये जो शिप है ये भारत में रजिस्टर्ड था, साथ ही साथ इसमें भारत का झंडा लगा हुआ था। तो आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस पे भारत का झंडा है, आप पहचान सकते हो। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो मैरीटाइम लॉज हैं वो भारत के अप्लाई होंगे। जो शिप है उसको इंडियन अथॉरिटीज रेगुलेट करती हैं, एंड यहाँ पर कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, ये आपका भारत को देखना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई दिस इंसिडेंट बिकम्स सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया कि इस शिप पे और भी नेशनैलिटीज के लोग हो सकते हैं। वैसे टोटल 14 लोग थे, जिसमें 13 इंडियंस थे। सभी को यहां पर बचाया गया, और बताया यह जा रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो आपका वेसल पर जाकर स्टक किया, अटैक किया। ऑल्दो अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही बताया जा रहा है कि जो यमन में हुतीज हैं उनके द्वारा प्रॉब्ली अटैक किया गया होगा। खैर, यहां पर एक चीज समझिए, ये जो अटैक हुआ है ना, वो यमन के वेस्टर्न साइड में, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, और ये बाब एल मांदेब स्टेट, इसके जस्ट नजदीक में यहां पर कहीं हुआ होगा ये अटैक बताया जा रहा है। अच्छा, ये जो इंसिडेंट मैंने बताया कि ये जो एरिया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी को ये कनेक्ट करता है, सुएज कनाल, रेड सी, बाब एल मांदेब स्ट्रेट, गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन बेसिकली आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये दैट इज गल्फ ऑफ एडन, इंडियन ओशन, ये सब चीजों को कनेक्ट करता है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट रूट है यूरोप और एशिया के लिए। और ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊं, तो 12 से 15% ग्लोबल ट्रेड इसी रूट से होकर जाता है। एंड दुनिया का जो ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक है उसका मेजर शेयर इधर से आपको देखने को मिलेगा। बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल, LNG भी पास होता है, और यूरोप और एशिया के बीच में जो भी ट्रेड है वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। हर साल हजारों की संख्या में जो शिप हैं वो फूड, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट करती हैं। और मैंने आपको बताया ना, ये बाब एल मांदेब स्ट्रेट, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर मैरीटाइम चोक पॉइंट है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करते हैं, इससे भी ज्यादा ये महत्व रखता है। एंड ये नैरोएस्ट पॉइंट पर अगर आप देखोगे सिर्फ 30 किलोमीटर वाइड है। जैसे हम बात करते हैं ना कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका नैरोएस्ट पॉइंट पे 33 किलोमीटर है, ये तो आप समझो कि सिर्फ 30 किलोमीटर ही आपको वाइड देखने को मिलेगा। मतलब कि यहां पर अगर ब्लॉकेड लगाने की कोशिश की जाए तो ये और बेहतर तरीके से जो हुतीज हैं वो कर पाएंगे। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि शिप्स को यहां पर अटैक क्यों किया जा रहा है। बेसिकली इसकी शुरुआत हो गई थी 2023 से, जब हमास और इजराइल का वॉर स्टार्ट हुआ था। क्योंकि यहां पर जो हुतीज अगर आप देखोगे तो इनको सपोर्ट मिलता है
ईरान से, क्योंकि ये भी शियाइट हैं। और हुतीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पर जो यमन का वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न वाला पूरा साइड है, इधर इनका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। जो सना कैपिटल है वो भी इनके अंडर में है। बेसिकली पिछले एक दशक से जो हुतीज़ हैं उन्होंने इस पूरे एरिया को कैप्चर कर रखा है। बाकी के एरिया में यहाँ पर यमन की गवर्नमेंट है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। तो एक प्रकार से आप ये समझिए हुतीज़ को कौन सपोर्ट करता है? ईरान। और क्योंकि 2023 में हमास और इजराइल के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है हुतीज़ किसको सपोर्ट करेंगे? ईरान को करेंगे। तो यहाँ पर हुतीज़ ने ये कह दिया था कि वहाँ से जो भी इजरायली शिप गुजरेगा, मतलब ये जो बाब एल मांदेब स्ट्रेट है रेड सी से, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये अटैक वैसे तो 2023 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन रिसेंटली इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि सऊदी अरब का जो भी शिप है उसके ऊपर भी हम लगातार यहाँ पर अटैक करते रहेंगे। और इसीलिए यहाँ पर टेंशंस अभी के डेट में और ज़्यादा गहरा गई है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो यहाँ पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था डिटेल में इसके बारे में कि सऊदी अरब और 13 और देशों ने मिलकर एक मैरीटाइम डिफेंस अलायंस बनाया। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। तो उनका यह कहना है कि हम इस पर्टिकुलर जगह को बचाने की कोशिश करेंगे हुतीज अटैक से, ताकि जो भी कमर्शियल शिप्स वगैरह हैं वो यहां से गुजर सकें। लेकिन अगेन इतना आसान होने वाला नहीं है। खैर क्वेश्चन ये है कि इंडियन शिप क्यों अफेक्ट हुआ? देखो अभी आप कंफर्म नहीं कह सकते कि क्योंकि इस पे भारत का झंडा था इसकी वजह से अटैक किया होगा। हो सकता है कि मिस्टेकनली कुछ आइडेंटिफाई करने में कुछ मिस्टेक हो गया हो। यहाँ पर जो क्योंकि वेसल बहुत सारे वहाँ से गुजर रहे हैं तो लगातार उनके ऊपर अटैक्स किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंटेंशनली भारत का ही शिप था तो मे बी उसकी वजह से अटैक हो। लेकिन हाँ, भारत के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप सोचो ना, बाकी की जो शिप हैं वो वहाँ से गुजरने से कतराएंगे, वो नहीं जाना चाहेंगे वहां से। अगर उनको थोड़ा भी डर है कि उनकी जान को खतरा है, शिप पर अटैक हो सकता है, एंड इसी की वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट और बहुत सारी चीजें यहां पर बढ़ जाती हैं। खैर यहां पर क्रू को बचाया कैसे गया? जैसे ही यहां पर जो पूरा शिप है वो डैमेज हुआ, तुरंत जो हल होता है, मतलब जो शिप के नीचे वाला पार्ट होता है, वहां पर पानी भरना स्टार्ट हो गया था। तो क्रू को समझ में आ गया कि ये डूबने वाला है। वो तुरंत अपने आप को बाहर कर लिए और वहां पर बेसिकली जो यमन की सरकार है उनके साथ मिलकर जितने भी लोग थे, सेलर्स थे, उनको यहाँ पर बचाया गया। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ फॉर पोर्ट हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया और बताया डिटेल में कल देर रात को ही। आप देख सकते हो कल रात को 10 बजे ट्वीट आया था दैट इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स दिस अनप्रोवोक्ड अटैक ऑन द डिफेंसलेस मर्चेंडाइज सेलिंग वेसल। देखो यही होता है वॉर में, यही कहा जाता है कि अगर आप अटैक करते हो तो सामने वाले आर्मी के ऊपर करते हो, कभी भी सिविलियन एरियाज में कमर्शियल शिप पर अटैक नहीं करते हो। तो ये कावर्डली अटैक हुआ एक प्रकार से। और यहाँ पर जो सेफ्टी हमारे लोगों का वो सुप्रीम प्रायोरिटी हमारे लिए। आई एम रिलीव्ड कि जितने भी 14 सी फेरर्स थे जिसमें 13 इंडियंस थे, उनको यमनी कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर बचा लिया गया है और पोर्ट ऑफ मोखा वहां पर लाया गया है। एंड मैंने इंस्ट्रक्ट किया है जो डायरेक्टर जनरल मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन है कि इमीडिएट स्टेप्स लिया जाए कि यहाँ पर जितने भी हमारे सेलर्स जा रहे हैं उनकी प्रॉपर सुरक्षा हो। और इसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी स्टेटमेंट जारी किया और यहाँ पर कहा कि बेसिकली जो एम्बेसी है हमारी रियाद में सऊदी अरब में, कि वो क्लोजली मॉनिटर करे जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है यमनी अथॉरिटीज़ के साथ, हमारे भारतीयों को वहाँ पर लाया जाए और ताकि इस तरह के जो अटैक्स हैं उसको हम रोक सकें। लेकिन अगेन ये काफ़ी चिंता की बात है जो भी कुछ हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं पिछले कई वर्षों से भारत ने ऑलरेडी वहां पर ऑपरेशन चला रखा है। बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो पूरा एरिया है ना बाब एल मांदेब और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि लगातार शिप्स के ऊपर अटैक होते रहते हैं, उनको लूटने की कोशिश की जाती है। जो पायरेट्स वगैरह हैं वो लगातार शिप पर चढ़ जाते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है। तो इसको देखते हुए भारत ने ऑलरेडी ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया हुआ था। मतलब हमारी जो नेवी है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारा एक शिप वहाँ पर रेगुलरली रहता है ताकि डिस्ट्रेस के समय कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो उनको बचाया जा सके। आई थिंक अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने बात भी किया था कि यहाँ पर जो लुटेरे थे वो हमारे एक शिप पर चढ़ गए थे और तुरंत हमारा जो शिप वहां पर था वो उनकी हेल्प करने पहुंचा और उनको बचाया। तो लगातार इस तरह की चीजें होती रहती। लेकिन अगेन वो एरिया इतना वास्ट है कि हर जगह सही समय पर पहुंच जाना, कंडक्ट करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली वॉर के समय। तो यहां पर भारत ने ऑलरेडी ऑपरेशन लॉन्च तो किया हुआ है, लेकिन क्या ये एनफ है? ये बड़ा सवाल उठता है। अब क्वेश्चन ये भी है कि ये भारत के लिए क्यों मैटर करता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम कम्युनिटीज।
3 लाख से ज़्यादा जो इंडियन सी फेरर्स हैं वो आपको पूरे दुनिया में शिप पर देखने को मिल जाएंगे। एंड इंडिया डिपेंड्स हेविली ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, और कोई भी अगर डिसरप्शन हुआ तो ट्रेड, इन्फ्लेशन, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत कुछ खतरे में आ सकती है। और भारत का मैरीटाइम इंटरेस्ट मैं आपको बता दूं, 95% भारत का जो ट्रेड है बाय वॉल्यूम और 70% बाय वैल्यू ये सी के थ्रू ही होता है। हम क्रूड ऑयल, एलएनजी ये सब कुछ मंगाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर यहाँ पर अगेन डिसरप्शन आता है जैसा मैंने बताया, तो इसकी वजह से भारत की इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो इसीलिए इंश्योर करना है कि वहाँ पर चीज़ें समान हो। लेकिन अगेन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे शायद कंट्रोल में नहीं होंगी। जिस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है, मे बी शायद अगर यूएस ईरान के बीच में कुछ समझौता हो जाए तो शायद हूतीस जो हैं वो पीछे हट जाएं, वो इस तरह के अटैक ना करें, वापस से जो ट्रेड है दुनिया भर में नॉर्मल हो जाए। बट अगेन देखना होगा क्या क्या चीज़ें हो पाती हैं। बट अगेन आई होप ये जो इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कल हुआ क्या था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो रेड सी के साथ अपनी बाउंड्री टच करते हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है इसके अंदर एडमिशन लेने का। इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। ये फोन नंबर दिया है, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।